अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल है आज की शाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक नए वक्त पर आपसे मिल रहे हैं पिछले गुज़िश्ता कुछ दिनों से, और आज किसी टेक्निकल वजह से थोड़ी सी और देर हुई है, जिसके लिए हम माजरत चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम अब शुरू होने जा रहा है और हम आपको अपने आज के मेहमान से रूबरू करवाते हैं। हमारे बीच हैं मोहतरम मुराद अली राशिद साहब, और मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ। सर, बहुत बहुत आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम हर शाम अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं मोहतरम मुराद अली राशिद साहब से सवाल करूंगी कि अपना इंट्रोडक्शन, अपने बारे में, अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं, अपनी तालीम के बारे में, अपनी तरबियत के बारे में, और उसके बाद एज अ कॉलमिस्ट उनसे हम बातचीत करेंगे और कॉलम लिखने के क्या क्या ज़रूरियात होते हैं, कौन कौन से ऐसे उसूल होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, और बहुत सी बातें हम करेंगे मुराद साहब से। पहले उनका इंट्रोडक्शन मैं चाहती हूँ कि वो हमें दें। जी, बहुत शुक्रिया मैडम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मादरत के साथ मैं एक तसहीह फरमा दूं कि मेरा पूरा नाम मुराद अली शाहिद है, ना कि राशिद है। तो बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक तारफ की बात है तो बहुत ही खूबसूरत शेर मेरे दोस्त का है। वफाएं बांटता हूँ, रोशनी तकसीम करता हूँ। वफाएं बांटता हूँ, रोशनी तकसीम करता हूँ। बस इतना ही तारुफ है, यही पहचान है मेरी। खसूसन इरफान भाई का, जावेद भाई का, बुखारी साहब का और मदाम सिन्हा, आपका मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मुझे उर्दू बस्तियों के मकीन जो कि पूरी दुनिया में आबाद हैं, उनके साथ रूबरू होने का, मुखातब होने का और हम कलाम होने का मौका फराहम किया। यकीनन आपकी तहरीक बकाए उर्दू के लिए और लोगों को उर्दू की तरफ राग़िब करने के लिए एक तहरीक ही नहीं है, बल्कि आपकी शबाना रोज की जो मेहनत है, जो काविश है, मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। यकीनन ये सब काबिल सब सताइश हैं। बल्कि आपकी काविशों को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, चूंकि मैं प्रोग्राम आपके देखता रहता हूँ फेसबुक लाइव में, तो मुझे ये शेर मबनी बर हकीकत और सदाकत महसूस होने लगा कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जी मैं जनाब मुराद अली शाहिद साहब, माजरत चाहती हूँ। मेरी तरफ काफी डिस्टर्बेंस है आज, पता नहीं क्यों नेटवर्क का, तो नाम गलत मैंने लिया, उसके लिए माजरत। शाहिद साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और हम भी बार बार इस शेर को दोहराते हैं कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। और इस शेर के साथ, इस मिसरे के साथ खास तौर पे हम ये इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि उर्दू बोलने वाला जो इंसान है, उसकी जो सलीका मंदी होती है, जो नफासत होती है उसकी जुबान की, वो दुनिया में सबसे अलग और सबसे खूबसूरत होती है। मुराद साहब, शुरुआती तालीम का किरदार पर बड़ा गहरा असर होता है। हमारा जो किरदार बनता है वो हम शुरू में कहाँ पढ़े, किससे पढ़े, क्या पढ़ा हमने, हमें क्या सिखाया गया, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं चाहूंगी कि मैं शुरुआत में मतलब किस मीडियम से पढ़ाई की, फिर आपने किस तरह से स्कूलिंग आपकी, आपके असातिज़ा, इनके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी, मेरा ताल्लुक पंजाब के एक तहसील कमालिया डिस्ट्रिक्ट रोबर्ट सिंह से है, जो कि कभी शहर हुआ करता था फैसलाबाद का, जिसका पुराना नाम
لائلپور ہے. لائلپور جو کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جسے ٹیکسٹائل کا ہب کہا جاتا ہے اور اسے پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے صرف ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کی وجہ سے. لیکن جس علاقے سے میرا تعلق ہے کمابیہ سے، اس کی وجہ شہرت دو حوالوں سے ہے. ایک کہ پولٹری فارمنگ اس علاقے میں پورے صوبہ کے ان چند شہروں میں ہے جو سب سے زیادہ پروڈکشن فراہم کرتے ہیں، اور وہاں کی پولٹری پوری دنیا میں جو ہے وہ سپلائی کی جاتی ہے. دوسرا حوالہ اس کا، یقیناً آپ نے ریشم و اطلس و کم خواب کے نام تو سب نے ہی سنے ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک نام کپڑے کا جسے کھدر کہا جاتا ہے وہ بھی ضرور سنا ہوگا. خاص کر وہ لوگ جو کہ تحریک پاکستان یا ہماری جو تحریک تھی جس میں گاندھی جی کا نام بھی آتا ہے، انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی کھدر و چرخا کے نام سے، کہ جس میں جو بدیسی اشیاء تھی ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ساتھ میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ چرخا کاٹیں اور کھدر پہنیں، یعنی ہم لوکل جو اشیاء ہیں، لوکل پروڈکشن جو ہیں، ان کے ساتھ ہم گزارا کریں گے. تو مجھے فخر ہے کہ میرا شہر جو ہے وہ پوری دنیا کو کھدر کی سپلائی فراہم کرتا ہے. تو میری ابتدائی تعلیم اسی شہر سے ہوئی، کمالیہ سے، پرائمری تک، ہائی اسکول تک، انٹر تک. اس کے بعد پھر جیسے میں نے کہا کہ مانچسٹر آف پاکستان فیصل آباد کو کہا جاتا ہے. گریجویشن میری وہاں کی ہے، گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے، جو کہ اب یونیورسٹی اپ گریڈ ہو گئی ہیں. اس کے بعد میری ماسٹر ڈگری جو ہے جو کہ ہسٹری اور اردو میں ہے، یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے ہے. یقیناً آج کے اساتذہ، چونکہ خود بھی میرا تعلق اسی پروفیشن سے ہے، درس و تدریس سے وابستہ ہوں، تو آج کے استاد اور میرے وقتوں کے استاد میں ایک واضح فرق ہوا کرتا تھا، جو دیکھنے میں بھی آتا ہے، مشاہدے میں بھی آتا ہے اور تجربات سے بھی ثابت ہوا ہے کہ اس دور کے جو اساتذہ کرام ہوا کرتے تھے ان کے ہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہوا کرتی تھی. وہ باتوں میں، اشاروں میں، کتابیں دیکھ کر، بچوں کو ایکسٹرا پڑھا کر تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تربیت ضرور کیا کرتے تھے. ابھی جو ہے وہ کسی حد تک تربیت کا فقدان سامنے نظر آ رہا ہے، تربیت کا فقدان جو ہے اس سے ہمارا واسطہ ہے. لیکن ہم ان اساتذہ سے پڑھے ہیں جو کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اتنا ہی زور، اتنا ہی سٹریس جو ہے وہ تعلیم پہ دیا کرتے تھے اور اتنا ہی جو ہے وہ تربیت پر دیا کرتے تھے. شاید یاد ہو آپ کو کہ پہلے منسٹری جو ہے یہ درس و تدریس اور تربیت کہلاتی تھی، ابھی جو ہے وہ صرف ایجوکیشن منسٹری بن کے رہ گئی ہے. تو گیا ہم نے خود ہی اس تربیت کو نکال دیا ہے. جی جی مراد صاحب، جی آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا جو طویل سفر رہا ہوگا اسے بہت مختصر میں بیان کیا ہے، اور میں تحریک بقائے اردو کی اور سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے ہیں، اور ٹیکنیکل وجہوں سے جو دیری ہوئی ہے، جو تاخیر ہوئی ہے، اس میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے. آپ کو آج کالم نویسی پر کچھ آپ سے جاننے کے لیے ہم نے آج یہاں دعوت دی ہے. اور کالم ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سب نے پڑھا ہے کہیں نہ کہیں، چاہے وہ کوئی رسالہ ہو، کوئی اخبار ہو. اور کالم کی ایک خاصیت جو ہوتی ہے کہ ساری چیزوں کے علاوہ ہٹ کے ہماری نظر جاتی ہے، ہماری توجہ جاتی ہے اس چیز پر، کیونکہ وہ بالخصوص ایک کالم ہوتا ہے، ایک باکس ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز بولڈ میں یا الگ کلر میں لکھی ہوتی ہے، اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو اس کالم میں لکھا گیا ہے وہ کچھ الگ ہے، کچھ خاص ہے، کچھ ضروری ہے، کچھ ارجنٹ ہے، جس پر ہمیں باقی خبروں سے پہلے نگاہ ڈالنی چاہیے. تو آپ بتائیں کہ آپ نے کالم نویسی کب سے شروع کی، اور کیوں آپ کو جی ایسا لگا کہ آپ کالم کے ذریعے اپنی باتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے کہہ پائیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا، تو مجھے یاد ہے کہ جی میری پہلی تحریر میرے ملک کے ایک بڑے موقع جریدے روزنامہ مشرق کے بچوں کے صفحات پر
मेरी पहली तहरीर जब वो शाया हुई थी, और उस वक्त मैं कोई 7th क्लास का स्टूडेंट था। वो तो चूंकि बच्चों के लिए थी, लेकिन मुझे लगता था कि लाशौरी तौर पर जो है मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये एक खास खूबी रखी है कि मैं अच्छा लिख सकता था बचपन से ही, पहली बात। तो ये शौक जो है वो चलता 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 अब बुढ़ापे तक साथ ही चल रहा है, एक बात। और दूसरी बात कि कॉलम निगारी जो है, ये थोड़ा सा मैं अपने देखने वालों को इसकी वजाहत कर दूं कि कॉलम नगारी असल में है क्या। कॉलम नगारी जो है, ये आपके माफी और जमीर की अदायगी का एक ऐसा वसीला और जरिया है जो कि समाज में, मुआशरे में वकूफ पजीर होने वाले मसाइल की निशानदेही करती है। अब ये मसाइल किसी तरह के भी हो सकते हैं। ये मसाइल सियासी भी हो सकते हैं, ये मसाइल मुआशी भी हो सकते हैं, ये मसाइल इखलाकी भी हो सकते हैं, ये मसाइल तालीमी भी हो सकते हैं, और ये मसाइल मजहबी भी हो सकते हैं। तो एक कॉलम निगार जो होता है, उसका चूंकि तहकीक और मुतालिया बहुत वसी होता है, इसलिए वो बर वक्त और फौरी तौर पर ऐसे मसाइल के ऊपर सबसे पहले कलम उठाता है। लेकिन मकाम अफसोस है कि मैं देख रहा हूँ कि मौजूदा दौर में, असर हाजिर में, बाकी जो तालीमी और तहकीकी कॉलम हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कॉलम निगारों ने आजकल अपने कलम को, अपने कॉलमों को सिर्फ और सिर्फ सियासी हालात और असर हाजिर में होने वाले सियासी तब्दीलियों तक ही महदूद कर दिया है। इसका अगरचे फायदा ये है कि बर वक्त काराइन को उस मुल्क के हालात वाकया से खबर या जानकारी हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जितने भी पहलू हैं, वो तालीमी है, वो समाजी मसाइल हैं, वो तहकीकी हैं, उन सब से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूरी हमारी होती जा रही है। इसलिए एक अच्छा कॉलम नगार वो होता है जो कि अपने इल्म, अपनी तहकीक, अपने तजर्बे और अपने मुशाहदात की रोशनी में माशरे में होने वाले जो मसाइल होते हैं, इनका हल भी पेश करता है। वो ये नहीं है कि उसको सिर्फ पॉइंट आउट कर देता है। सहाफत में यही समझा जाता है कि मसाइल की निशानदही करनी है, मसाइल की निशानदही करनी है। अगर मसाइल की निशानदही ही करनी है तो फिर मसाइल का हल कौन बताएगा? क्या मसाइल के हल के लिए कुछ कोई और लोग आएंगे? क्या मसाइल के हल के लिए हम किसी और की तरफ देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो मसाइल पॉइंट आउट कर सकता है, वो बेहतर तौर पर उसका हल भी बयान कर सकता है। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा कॉलम निगार वही होता है जो कि न सिर्फ मसाइल की निशानदही करता है, बल्कि निशानदही के साथ साथ उसका बर वक्त वाजे और बेहतरीन हल भी पेश करता है। जी। हेलो। जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई बात नहीं, ये मशीनी दौर है। इसमें ऐसा तो हो जाता है, टेक्निकल खराबियां और टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है वो हो जी जाती हैं, मुराद तो साहब, इसमें आप तक इतना। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, अभी पहुंच गई, अभी पहुंच गई है। जी जी। मैं माजरत चाहती हूँ, थोड़ा सा वाईफाई वीक है, तो बीच में कहीं मैं स्क्रीन से गायब हूँ तो आप जारी रखिएगा जैसे अभी आपने जारी रखा है, शुक्रिया। और मेरा सवाल, चूंकि वाईफाई का कनेक्शन वीक होने की वजह से मैं पूरी तरह सुन भी नहीं पाई कि आपने मुझे क्या बोला है, और मैं बस दुआ कर रही हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो जी जी, आपकी मेरा आवाज अगला मुझ तक सवाल पहुंच आपसे गई है। ये होगा। जी जी। बिना आपकी आपकी आवाज बात भी मुझ पूरी तक तरह पहुंच सुन गई पाए, है, मेरा और अगला सवाल आपसे ये है कि कॉलम नवीसी में, कॉलम लिखने में और खबर लिखने में आपके हिसाब से क्या फर्क है? और मैं एक बार फिर माजरत चाहती हूँ नाजरीन से कि मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है या मेरा वीडियो, क्योंकि मेरी तरफ कनेक्शन थोड़ा सा वीक है आज, तो मैं मुराद साहब की पूरी बात को सुन नहीं पाई हूँ। लेकिन अपनी ओर से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ जो मैं जानना चाहूंगी किसी भी कॉलम नवीस से,
कि कॉलम नवीसी और खबर लिखने में, अगर एक अखबार में खबर लिखी गई है और कॉलम लिखा गया है उसी बात को लेके, उसी टॉपिक को लेके, तो क्या फर्क है आपके हिसाब से कॉलम में और खबर में? जी, पहली बात तो ये है कि ये चूंकि मशीनी दौर है, जैसे वो इकबाल ने कहा था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। तो अगर ये एहसास मुरब्बत को कुचल रहे हैं आज के हालात, तो इसमें परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है कि बीच में वक्फा आ गया, जब बीच में कोई गैप आ गया, जब टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। तो आपका जो सवाल है कि खबर और कॉलम, खबर जो है वो एक दिन के लिए है, एक वक्त के लिए है, और उसमें हो सकता है कि जो तरदीद है या तशनगी जो है वो बाकी रह जाए। लेकिन एक कॉलम जो है वो एक ऐसा जामे, एक पूरा कॉलम और कॉलिब होता है कि जिसमें किसी किस्म की कोई तशनगी रहनी नहीं चाहिए, इसलिए कि उसका एक इब्तदा है, उसके बाद जब उसको अपने पीक पे लेके जाना है, और फिर आखिर में जो है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया जब हम डिस्कनेक्शन हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गए थे, कि एक अच्छा कॉलम नगार जो है वो होता है जो मसाइल की सिर्फ निशानदही तक महदूद नहीं अपने आप को कर लेता, बल्कि वो मसाइल जो बयान कर रहा है या जो वकूफ पजीर हो रहे हैं माशरे में, उन मसाइल की निशानदही का हल भी बताता है। तो गोया एक लिहाज से कॉलम आपकी पूरी हिस्ट्री होती है, एक तारीख है पूरी, कि जब आपको जरूरत पड़ी किसी रेफरेंस की, आपने वो कॉलम निकाला और कॉलम निकाल के एज ए रेफरेंस उसको आपने एडजस्ट कर लिया, जब पेश कर दिया। तो ये दोनों में फर्क है मेरी राय में। जी। और खबर से जाहिर है खबर बड़ी मैकेनिकल होती है, कभी कभी हम बहुत सपाट लहजे में खबर लिखते हैं। खबर लिखते वक्त हमें इमोशनल नहीं होना होता है, खबर लिखते हुए हमें जज्बाती हुए बगैर अपनी बात, सिर्फ फैक्ट रख देने होते हैं। कॉलम जाहिर है जी उससे अलग होता है। लेकिन अगर मैं जी जी फीचर की बात करूं, किसी अफसाने की बात करूं, किसी जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप की बात करूं, वो भी एक अखबार में लिखी जाती है। तो किसी भी चीज को लेके कोई फीचर या आर्टिकल लिखना और जी जी कॉलम लिखना, इसमें कितना फर्क है? जी, मैं चूंकि सिर्फ कॉलम ही लिखता हूँ, फीचर तो मैंने शायद कभी भी नहीं लिखा है। अफसाने पे एक तो शायद मैंने लिखे होंगे, लेकिन चूंकि कॉलम जो है वो मैं लिखता हूँ, तो कॉलम जो है, पहली बात तो ये है कि कॉलम की जो इब्तदाई लाइन है उससे ही आपको कॉलम निगार की मुताले का अंदाजा हो जाता है, यानी जो कॉलम निगार है वो कैसे कैसे वो कॉलम को स्टार्ट कर रहा है। एक कॉलम निगार है जो स्टार्ट करता है एक छोटी सी कहानी के साथ। एक कॉलम निगार है जी। जो कि स्टार्ट करता है किसी हकायत के साथ। एक कॉलम निगार है जो स्टार्ट करता है किसी इस्लामी मालूमात के साथ। एक कॉलम निगार है जो स्टार्ट करता है किसी अदबी मालूमात के साथ। और एक कॉलम निगार है कि वो जो डायरेक्टली स्टार्ट कर देता है अपने मौजू की तरफ, अपने मौजू के ऊपर, राइट। तो जी। जो भी कॉलम निगार है जो लिखता है, वो उसी टॉपिक को लेता है जिसके ऊपर उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो अबूर हासिल होता है। ऐसा नहीं है कि कॉलम जब एक दिन के लिए होता है और आने वाले दिन में वो खत्म हो जाता है, जाया हो जाता है, नहीं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कॉलम एक हिस्ट्री आपकी बनती जा रही होती है। कल को आपको जरूरत पड़ती है तो आप हिस्ट्री के इन औराक को जमा करते हुए आप पूरी अपनी एक किताब जो है वो उसको शाया करवा सकते हैं, किताब बना सकते हैं। जैसा कि मेरे जो फुकाहिया कालम है, चूंकि मैं ज्यादातर फुकाहिया कालम लिखता हूँ, इसके अलावा तालीमी और हालात हाजरा के ऊपर लिखता हूँ, तो मेरी फुकाहिया कालमों की एक किताब जो है कंदे शीरी के नाम पे मनस्सा शहूद पर आ चुकी है। और मेरी दूसरी किताब जो कि फुकाहिया कालमों के ऊपर ही है, वो मेरे अपने नाम के साथ फुकाहात मुराद के नाम से इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो मेरे चाहने वालों के हाथों में होगी। जी। मुराद साहब, एक सवाल और, अभी मैं थोड़ा टेक्निकली पूछ रही हूँ आपसे कि एक कॉलम को कितना लंबा होना चाहिए? एक कॉलम कितना लंबा हो सकता है, तवील हो सकता है एक एपिसोड में, और उसके कितने एपिसोड्स हों जिससे उसका जो लुत्फ है बना रहे, उसकी जो अहमियत है बनी रहे? कितना लंबा होना चाहिए जी कॉलम को? जी,
ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس اخبار میں آپ لکھ رہے ہیں، جہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں، ان کے پاس اسپیس کتنی ہے، کیونکہ ہر اخبار جو ہے اچھا، یہ وہ اسپیس اپنی. پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی 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 ہاں ہاں. بالکل. کیونکہ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے کہ آپ کا ایک کالم بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، جو A4 سائز کا 2 پیج ہے اتنا ہی صرف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ آخر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بقیہ فلاں پیج کے اوپر، یا اس کی جو نیکسٹ قسط ہوگی وہ نیکسٹ پیپر میں جو ہے وہ شائع کی جائے گی. تو جو اسپیس جی ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پروفیشنل دور ہے. اس میں جب تک جو ہے وہ دام نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں چلے گی. تو وہ لوگ بھی اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں، تو کاروبار کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی اسپیس کے مطابق جو ہے وہ انہیں جگہ دیتے ہیں. لیکن اگر A4 سائز کے 2 پیج اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو میرے خیال سے وہ کافی ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ یہ طوالت اور مختصر ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، اس میں لکھا کیا گیا ہے، ہوں اصل بات یہ ہوں ہوتی ہے. اور اسی سے قارئین کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی ہے. ایک کالم نگار جی کیوں مقبول ہو جاتا ہے؟ وہ اس لیے مقبول ہو جاتا ہے کہ اس کے لکھنے کا سٹائل اور انداز دوسروں سے مختلف ذرا ہوتا ہے، بھلے وہ مختصر کالم ہی کیوں نہ لکھیں. بلکہ آج کل تو جو وہ 100 لائنوں کا 100 الفاظ کا ایسے کالم بھی لکھے جا رہے ہیں، اور پڑھنے والے قارئین جو ہیں وہ اس کو پسند فرما رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں وہ. جی. لیکن اصل مراد جو صاحب، بات ہے. آپ نے بہت جی 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 آپ نے بہت کام کی بات بتائی. جو لوگ کالم لکھنا چاہتے ہیں یا کالم لکھنے میں دل کی دلچسپی ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کالم کیسے لکھا جائے، ایک آپ نے جو بھی جواب دیا اس میں سے ایک اور سوال پیدا ہوا میرے ذہن میں، وہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے کہا کہ اخبار کا، اور ہم سب جانتے ہیں اخبار ایک کاروبار ہے، اخبار جو نکالتے ہیں وہ ان کا کاروبار ہوتا ہے. کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کالم اخبار کے کاروبار کے راستے میں کہیں آ رہا ہو، یا ان کا کاروبار اوپر یا نیچے کرنے کی اس میں اتنا دم ہو کہ وہ آپ اس اخبار کے کاروبار کو یا تو بہت آگے لے جا سکتے ہیں، آپ کا کالم لے جا سکتا ہے، یا ان کی جو سے بولتے کی پالیسیز، اخبار کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کے خلاف کچھ آپ چلے گئے ہیں لکھتے ہوئے. تو ایسے میں کیا یہ بھی کہتے ہیں نا کہ حالات آ سکتے ہیں ایک کالم نگار کے سامنے، اور اگر آتے ہیں تو پھر اس کا کیسے توڑ نکالا جاتا ہے، اس کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ جی اس میں 2 طرح کے کالم نگار جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ایک تو جو جس کی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کیا پالیسی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے یا پالیسی والوں کو اپنے ساتھ چلانا ہے. 2 باتیں ہیں نا جی. تو جی اگر جی تو آپ کے کالم میں دم خم ہے تو پھر جو پالیسی میکر ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، پھر وہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں جھکنا پڑے گا. تو میرے خیال سے وہ جو ریگولر لکھنے والے ہوتے ہیں، اگر ایک نیشنل جو پیپر ہے اس میں آپ کے کالم شائع ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی ساز ہیں، پالیسی بنانے والے ہیں، یا پیپر کی جو پالیسی ہے وہ آپ کے ساتھ اتفاق کر رہی ہے، نہ کہ آپ اس کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں. اس لیے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ پھر میں اقبال صاحب کو کوٹ کروں گا کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو جو حکم اذاں کی بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ پالیسیوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور نہ اس بات کو خاطر میں لاتے ہیں کہ کیا اس کا کالم شائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا. اس نے جی اپنی مرضی و منشا کے مطابق جو اس کی اپنی سوچ ہے، جو اس کی فکر ہے، جو اس نے ایک فلسفہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کے مطابق چلے گا. اسے اس بات سے پرواہ نہیں ہوتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی پیپر، جو بھی اخبار آپ کو مستقل طور پہ شائع کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے خیالات کے ساتھ اتفاق کر رہا ہے. باقی جو آپ نے اشارہ دیا کہ جو نئے لکھنے والے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے. تو جو نئے لکھنے والے ہیں انہیں پہلے تو پڑھنا چاہیے. وہ جون ایلیا نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی ایک بار کہ وہ جنہیں پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں، اور جنہیں لکھنا چاہیے وہ پڑھ رہے ہیں. تو پہلی بات جو ہے بالکل. وہ یہ ہے کہ
مطالعہ، یہ مطالعہ تحقیق بہت ضروری ہے. افسوس یہ ہے کہ آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کتاب سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے. بک ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے وہ بالکل اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو جب تک پڑھیں گے نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک اچھا لکھا جا سکتا ہے. اچھا لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھا پڑھا بھی جائے. جیسا کہ مجھے بالکل. بات یاد آ رہی ہے حکیم لقمان کی. حکیم لقمان نے کہا تھا کہ جس طرح سے بارش بنجر زمینوں کو زرخیز کر دیتی ہے، اسی طرح سے کتابیں بنجر ذہنوں کو آباد کر دیتے ہیں. اور کیا بات ہے. کتابیں کیا ہے اس کی اہمیت والٹیئر سے خوبصورت میرا نہیں خیال کوئی کر سکتا ہے. کہ والٹیئر ہوں. نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی اس کے بارے میں. اس کا کہنا یہ تھا کہ دنیا پر کتابوں کی حکمرانی رہی ہے ماں سوا وحشی قوموں کے. تو جن کیا اقوام بات ہے. کے واہ. اوپر کتابوں کی حکمرانی نہیں رہی ہے وہ سویلائز نہیں ہے، وہ ان سویلائزڈ ہیں، وہ وحشی قومیں ہیں. ہوں. اور کہیں نہ کہیں میری فکر میں یہ بات رہتی ہے، مجھے ڈر اور خوف رہتا ہے جب میں بچوں کو کلاس روم میں پڑھا رہا ہوتا ہوں یا بچوں کو موٹیویشن دے رہا ہوتا ہوں، کہیں نہ کہیں میری فکر میں، میری سوچ میں یہ بات اٹکی رہتی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ہم کتابوں سے دور لے جا کر انہیں وحشیانہ جو رویے ہیں ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں مجھے بات کھٹکتی رہتی ہے. تو ہوں. نئے لکھنے والوں کے لیے میری ریکویسٹ ہے، بلکہ مشورہ کیا کہ پہلے پڑھیں، مطالعہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرف آئیں. بہت ہی ضروری مشورہ آپ نے دیا. ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ آج جناب مراد علی شاہد صاحب ہیں، اور ان سے ہم بالخصوص کالم نویسی جو ہے اس پر بات کر رہے ہیں، اس فن پہ بات کر رہے ہیں جہاں پہ صحیح معنی میں گاگر میں ساگر بھرنے کے جو مسئلے ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے کہ کم میں زیادہ بات کہی جا سکے، اثردار بات کہی جا سکے. حالانکہ یہ بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہی کالم نویس کی پہچان ہے، اچھے کالم نویس کی، کہ وہ اپنی بات کو اس کالم میں نہ صرف لکھے بلکہ پڑھنے والے کا دھیان پورے اخبار میں جتنی بھی خبریں شائع ہوئی ہیں ان کے مقابلے کالم پر جائے. یہ اتنی طاقت اس کالم میں ہونی چاہیے. مراد صاحب، ایک سوال میں کروں گی کہ جب انسان اپنے لیے کوئی راستہ چنتا ہے تو اس کے آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے نقش پا پر چلنے کے لیے وہ اس کے اندر ایک آرزو ہوتی ہے اور ان کی طرح وہ کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے جب کالم نویسی کی طرف قدم بڑھائے اپنے، تو آپ کے پسندیدہ کالم نویس کون تھے؟ اور یا کئی تھے یا ایک تھے کوئی؟ کس طرح کے کالم آپ نے پسند کیے ایز اے ریڈر، اور کن چیزوں کو آپ نے ترجیح دی ایز اے ریڈر جب آپ نے شروع کیا لکھنا؟ جی، پہلے تو میں عرض کر دوں کہ مجھے جو سب سے زیادہ امپریس کیا پڑھنے میں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، کالم نگاری کی نہیں ہوئی. جی جی کیونکہ میں جی نے جی عرض کیا پہلے بھی کہ فکاہیہ کالم لکھتا ہوں زیادہ تر. تو اس میں سب سے جی. زیادہ جو مجھے اٹریکٹ کیا وہ پطرس بخاری صاحب ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پطرس بخاری صاحب، انہوں نے ایک ہی کتاب لکھی، مضامین پطرس، اور اس کے علاوہ شاعری میں، سخنوری میں غالب، جنہوں نے ایک ہی دیوان لکھا. اور دونوں ہی کتابیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی کتابیں کو بہت ضخیم نہیں ہیں، یعنی بہت 100 صفحات کی کتابیں یہ دونوں ہی نہیں ہیں، نہ ہی مضامین پطرس اور نہ ہی دیوان غالب. لیکن جی. اگر طنز و مزاح کی دنیا سے، طنز و ظرافت میں سے اگر بخاری صاحب کو نکال دیں اور سخنوری میں اگر غالب صاحب کو نکال دیں تو میرے خیال سے دونوں ہی جو اصناف ہیں وہ اپاہج ہو جائیں گے. یہ میری اوپینین ہے، میری رائے ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے. تو مضامین پطرس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو میں نے بے شمار دفعہ پڑھا، بارہا پڑھا، اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ ایز اے گفٹ بھی دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مزاح کیا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے
वो क्या है। तो कभी कभी एक छोटी सी किताब आपकी जिंदगी को इम्प्रेस कर देती है। थोड़ी सी छोटी सी किताब जो है वो पूरी जिंदगी आपकी एक नक्श छोड़ जाती है। जैसे कि मैकियावली की एक छोटी सी किताब है द प्रिंस। वो भी बहुत बड़ी किताब नहीं है, बहुत मुख्तसर सी छोटी सी किताब है। मेरे ख्याल से 100 कुछ उसके पेज होंगे। लेकिन द प्रिंस जो है वो अपने दौर की बेस्ट सेलिंग बुक रही। और बड़े बड़े जी जो पॉलिटिशियंस थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इवन इंग्लैंड के जो जॉर्ज पंजन थे, और इसी तरह से हमारे भी कुछ सियासतदान, वो उस किताब को मैंने पढ़ा कि अपने तकिए के नीचे रखा करते थे। उसकी इतनी अहमियत जो है वो ख्याल की जाती। छोटी सी किताब है, बड़ी किताब नहीं है। हम्म तो मुझे भी एक छोटी सी किताब ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया, बुखारी साहब की किताब ने, मजहब फितरत ने। इसके बाद जहाँ तक कॉलम निगारी की बात है तो चिराग हसन हसरत, हसन निजामी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, उसकी जितनी भी किताबें हैं, इब्ने इंशा उसको मैंने पढ़ा। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में जो डॉक्टर यूनुस भट्ट हैं, मुन्नू भाई हैं, इंतजार हुसैन हैं, ये ऐसे नाम हैं जो बड़े नाम हैं। तो लेकिन चूंकि मैं फुकाहिया कालम बार बार कह रहा हूँ, लिखता हूँ, तो मुझे डॉक्टर यूनुस भट्ट जो हैं उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया। और मैं कोशिश करता हूँ क्या कि बात। अपनी अगर संजीदा तहरीर भी है तो उसमें ऐसी थोड़ी बहुत जो है शगुफ्तगी पैदा की जाए ताकि कारी जो है वो बोर ना हो, उकताहट महसूस ना करे उससे। जी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात मुराद साहब आपने कही, बहुत ही खूबसूरत बात। और बेशक हम जब कुछ कर रहे होते हैं, अपने लिए कोई रास्ता इंतखाब कर रहे होते हैं, तो हम उस उस पूरे प्रोसेस में सीखते भी हैं, कुछ नया खोजते भी हैं अपने लिए, और कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जब जब भी आप कॉलम लिखते हैं, आपने जब कॉलम लिखा है जितने भी टॉपिक्स को, तो आप ये टॉपिक्स का इंतखाब रोज के हिसाब से करते हैं, या आप कोई चीज आपके दिमाग में अटक जाती है उसके हिसाब से करते हैं, या अखबार या जहाँ पे आप कॉलम लिख रहे हैं वो आपको कोई टॉपिक देते हैं? ये हक किसके पास है कि आप किस पर लिखेंगे? आज आपका मौजू क्या होगा, आपके ख्यालात क्या होंगे, आप किस तरफ अपनी बात रखेंगे, किसके मुखालिफ होंगे, किसके हक में होंगे? तो ये सारी चीजें कौन तय करता है आपके लिए? जी, मुझे ज़िम्नन एक बात याद आ गई। पहले मैं अल्लामा इकबाल साहब की एक बात कोट कर दूं कि उनसे पूछा कि आप शायरी जब लिखते हैं तो क्या सोच के लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कभी मैंने सोचा नहीं, बस कलम उठाता हूँ लिख देता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि कुछ मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं आप जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, या अपने इदारे की तरफ जा रहे हैं, और बैठे हुए हैं फारग, तो एकदम से माइंड में एक बात क्लिक करती है, एक मौजू क्लिक करता है, और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लिखना शुरू कर दें तो फिर कलम वहीं रुकता है जब वो कॉलम पूरा हो जाता है। तो ये तो आम तौर क्या पे बात। होता है। लेकिन कभी कभार ये भी होता है, कभी कभार ये भी होता है कि आप कोई टीवी देख रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कोई ऐसा मौजू आपको हॉन्ट करता है, आपको अच्छा लगता है, कि जिसपे आप सोचते हैं कि हाँ, इस पे लिखा जा सकता है, तो फिर इस तरह से उसके ऊपर जो है वो लिखा जाता है। तो ये हक तो मेरे पास ही है। जैसे पहले मैंने कहा कि आपको पॉलिसी के साथ इत्तेफाक नहीं करना, बल्कि पॉलिसी वालों को आपके साथ इत्तेफाक करना होता है। और ये तभी बेशक मुमकिन होता है, बेशक बेशक। ये तभी मुमकिन होता है जब आपके कलम की ताकत किसी के सामने आपको झुकने ना दे। क्या बात है, वाह वाह। और बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मुराद साहब आपने। सबसे अमीर अदीब वही है जिसकी कलम कहीं बिकी नहीं है, और ना ही जिसे कोई खरीद सकता है। और कॉलम के साथ मैंने ये सवाल इसलिए किया, वो सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन उसका एक मकसद था कि शेरो शायरी हम अपने हिसाब से करते हैं, अफसाने हम अपने हिसाब से लिखते हैं, खबर भी हम बहुत सपाट लहजे में लिख देते हैं। सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती है, लेकिन कॉलम के साथ क्या होता है, हम बात कह भी रहे होते हैं,
समझा भी रहे होते हैं, अपनी शिकायत भी दर्ज कर रहे होते हैं, हम जनता के वकील भी होते हैं, हम हुक्मरान के से भी अपनी कोई सिफारिश, गुजारिश या अपील कर रहे होते हैं। बड़ा तेज, तलवार की तेज धार पर चल जैसा होता है कॉलम लिखना। तो इस समय उस वजह से ये सवाल पैदा होते हैं कि जब आप कॉलम लिख रहे थे तो आपके जहन में क्या था, आप उस समय क्या रख के लिख रहे थे। इसलिए मैंने आपसे, अच्छा हम आपसे आगे बात बढ़ाएं इससे पहले मेरा मैं ये एक बात चाहती हूँ कि जब हम किसी शायर से बात कर रहे होते हैं तो जाहिर है हम उसकी कोई गजल सुनते हैं, अफसाना निगार से बात कर रहे होते तो उनके किसी अफसाने का एक हिस्सा सुनते हैं। क्या कोई कॉलम हम आपका इस समय सुन सकते हैं, अगर आपके पास कहीं है जहां से आप तुरंत आपके हाथ में नहीं आ सके? नहीं, इस वक्त तो सही तौर पे मेरे पास नहीं है। मेरी जी किताबें जो है वो स्कूल में पढ़ी हैं पूरी की पूरी। जी। अगर मुझे पहले बता दिया जाता तो यकीनन मैं एक कॉलम जरूर जो है आपकी नजर जी कर देता, कोई आपके अखबार, कोई देखने रिसाला के आपके लिए। आसपास हो जहाँ अखबार तो किसी। नहीं, कभी मेरे पास कुछ नहीं है, असल में सारा कुछ मोबाइल में है। ये मैं कहता हूँ, ये हमारा मोबाइल जो है ये जामे जम है, ये जामे जमशेद है ये ये मेरा कहना है कि ऐसा जामे बिल्कुल जमशेद है जिसमें सब कुछ ही है। और इवन कि आपको अपना नंबर बिल्कुल। भी अगर किसी को बताना हो तो आप फौरी तौर पर आप सेल फोन खोलते हैं, उसमें से देख के आप अपने किसी दोस्त को अपना अपना नंबर, यानी किसी का नहीं। तो अगर से इसके बहुत से फायदे हैं, तो मैं कहा करता हूँ इसका एक फायदा, नुकसान ये भी है कि सेल फोन ने हमसे हमारा हाफिजा छीन लिया। और यकीनन ऐसा ही है, बिल्कुल सही जैसे कि अभी बात। मैंने मिसाल दी कि अपना नंबर, एक दौर था, एक वक्त था कि जब आपको पूरे पूरी गली के जो आपके मिलने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, यार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इवन उन सब के टेलीफोन नंबर अजबर होते थे, फिंगर टिप्स भी आपको याद हुआ करते थे। लेकिन सही आज बात है, ये बिल्कुल सही बात। इस जामे जामे जमशेद की वजह से हमें नुकसान ये हुआ कि हमारा हादसा इसने अपने अंदर अपनी मेमोरी में सेव कर दिया है। तो अगर आप मुझे बिल्कुल। पहले से बता देते तो यकीनन मैं जरूर कोई ना कोई अपना कॉलम जो है, या फिर कभी इंशाल्लाह नशिस्त रखी है आपने तो जी जरूर बिल्कुल मैं बिल्कुल अपने इंशाल्लाह। मैं अपने कॉलम को, बिल्कुल। क्यों नहीं। जी। तो एक जी एक मुराद। जी 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 आप जी, बोले, चूंकि बोलिए, आप बोले कि। चूंकि हमारा जो टॉपिक था वो इसके कॉलम निगारी के उसूल ज़वाबित पे था, तो मैं चाह रहा था कि दो तीन बातें इस ज़मन में अर्ज कर दूं बिल्कुल। जी कि बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो उसूल ज़वाबित होते हैं, ये इसी तरह से है कि उसूल हो, ज़वाबित हो, लाहा अमल हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपका लॉ हो, ये एक ऐसे सर्कल हैं जो कि मुआशरे को, लोगों को अनसिविलाइज से सिविलाइज के दायरे में ले आते हैं। वो कैसे? बिल्कुल। कि भाई इस तरह से कोई कानून नहीं होगा तो वैशी कौम होंगे, कानून नहीं होगा तो जंगल होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जिस मुआशरे में लॉलेसनेस होती है तो हम कहते हैं इस यहाँ तो जंगल का कानून है। तो गोया बिल्कुल उसूल, सही। ज़वाबित, जी, प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कौमों के लिए जिनकी इखलाकी इकदार, इखलाकी वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज मजबूत हो जाती हैं, फिर वो अपने लिए इनके दायरे बना लेते हैं, उसूल ज़वाबित के दायरे बना लेते हैं। तो जब तक आप इस दायरे में रहते हैं, उसूलों के दायरे में रहते हैं, उस वक्त तक आप जी शाइस्ता रहते हैं, आप इखलाकियात के दायरे में जी रहते हैं, आप सिविलाइज रहते हैं। यूं ही आप इस सर्कल को, इस दायरे को क्रॉस करते हैं, आप यूं समझ लें आप गैर शाइस्ता हो गए, आप अनसिविलाइज्ड हो गए, आपका अखलाकी मायार गिरना शुरू हो गया। तो इसलिए असूल ज़वाबित के दायरे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जी। साथ ही साथ में एक और भी बात अर्ज कर दूं कि इन उसूलों को अपनी जिद नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कि अगर आप उसूल को जिद बना लेंगे तो फिर अजाजील से इबलीस बन जाएंगे। क्या बात है, वाह। अगर अगर आपके अंदर किसी को माफ करने का जज्बा नहीं है, आपने भी अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग ये कह देते हैं, जी नहीं, मैं अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मेरे उसूल मुझे इजाजत नहीं देते हैं कि मैं किसी को मुआफ करूं। अगर आपने अपने इन उसूलों की जिद की बिना पर किसी को
मुआफ करने का अमल नहीं सीखा है, तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि जिसके साथ आपने ये रवैया रखा है उसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा कि वो दूसरों को कभी मुआफ करे? इसलिए कि आज ताकत आपके पास है, कल जिसको आपने मुआफ नहीं किया ताकत उसके पास चली जा सकती है, उसके पास की ताकत हो क्या सकती है। बात है। तो क्या जब उसके पास की ताकत आ जाएगी उसके अंदर ये जज्बा होगा कि वो दूसरों को मुआफ करे? कभी भी नहीं ऐसा होगा, इसलिए कि उसने ये अमल सीखा ही नहीं। तो हमें अपने उसूलों को अपनी जिद नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपने क्या बात उसूलों के अंदर किसी हद तक लचक रखनी चाहिए। जब असर तब्दील बहुत होता सुंदर। है, असरी तकाजे तब्दील होते हैं, रवैये तब्दील होते हैं, आपके लोगों के जो एटीट्यूड हैं वो तब्दील हो जाते हैं, कौमें बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर से बन जाती हैं। तो फिर एक क्या उसूल जो बात है, है वाह। उसी को हमने जंजीरों में क्यों जकड़ लेना है? तो उन्हें भी उन जंजीरों को भी किसी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही खोल दें उसको, अगर खोल देंगे तो फिर वही गैर शाइस्तगी की तरफ हम चले जाएंगे, लेकिन उन जंजीरों को हमने किसी हद तक लूज करना है, उसमें एक खलाप हम्म। रखना है, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इन उसूलों के मुताबिक चल सके। ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो असूल बिल्कुल। हम वजह कर रहे हैं, जो असूल हम अपने लिए पैदा कर रहे हैं और उसके ऊपर हम सख्ती के साथ कारबंद हो गए हैं अपनी जिद की बिना पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाली नस्लें आपके पास बैठेंगी, बल्कि हमारे जी आने वाली बिल्कुल। नस्लों का जो फासला है वो बढ़ता जाएगा, वो फासला बढ़ता जाएगा। तो हमने आने वाली नस्लों के साथ फासला बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन फासलों को हमने कम करना है। जब मेरी नस्ल मेरे पास नहीं बिल्कुल बैठेगी तो सीखेगी क्या? उसे कैसे पता चलेगा कि क्या असली तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं? तो इसलिए हमें अपने उसूलों के साथ चिमट नहीं जाना है, बल्कि अपने उसूलों पर थोड़ा सा, भले आप उसके ऊपर कंप्रोमाइज ना करें, लेकिन उसे थोड़ा सा उन जंजीरों को ढीला करें। एक बात। दूसरी हम्म। बात, हम्म। जी जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप थोड़ा बात पूरी कर ले फिर पूछूंगी। जी मेरी बात मुकम्मल हो गई है, एक पॉइंट मेरा मुकम्मल हो गया, ये जो मैं गोश्त हाँ, करना आप चाह रहा था आपने दूसरा कर दिया। दूसरा पॉइंट सर, आपका दूसरा पॉइंट आप बताएं। अच्छा ठीक है जी। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो भी लिख रहा है उसको, सॉरी बीच में एक कॉल आ गई। सर, आपको आवाज मेरी आ रही है? जी जी मुझे बीच में एक डिस्टर्ब हो गया, जैसे मैंने कहा था कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आते रहते हैं। जी कोई तो बात, जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये जी जी मुझे सब बात होता रहता है। जी जी जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज तो आ रही है, आपका वीडियो थोड़ा सा रुका हुआ है। हेलो हाँ बिल्कुल, अब सही है, अब हेलो। सही है सर। जी सर, अब सही है। जी जी। तो मैं ये, सर, आपका आवाज, आपका माइक म्यूट हो गया है। मेरे ख्याल से मुराद साहब की तरफ कोई कॉल आई, और कॉल आने की वजह से जैसा कि अभी वो फरमा रहे थे कि इसी मोबाइल में सब कुछ है, सारी दुनिया इसमें समाई हुई है, और अगर हमें अचानक हमारी किसी को याद आ जाए तो वो भी इसी फोन पर आ जाता है। सर, आपका माइक म्यूट है, तो मुझे लगता है कॉल आई और कॉल आते ही वीडियो और ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये सब चीजें चलती रहती हैं दुनिया में, अब काम होता रहता है तो। हेलो जी सर बिल्कुल। जी जी जी, बोले सर, बोले। हेलो। हाँ सर, जी आप बोले, आपकी अभी आवाज आ आवाज रही आ, है। हम्म।
जैसा कि मुराद साहब ने ही अभी कहा था कुछ देर पहले कि टेक्निकल जब हम होते हैं तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हमने इसको छोटा मोटा समझना सीख लिया है कम से कम इस साल में, क्योंकि इस साल ही हमने ये भी सीखा है कि दूर बैठकर भी कैसे हम एक जगह हो सकते हैं, अपनी बातें आपस में कह सकते हैं, सुन सकते हैं। आज हमारे मेहमान जनाब मुराद अली शाहिद साहब, जो बिलखुसूस कॉलम निगारी पर हमको कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं, उसके उसूल के बारे में हमको बता रहे हैं, और उनसे हमारी बात अभी जारी है, चल रही है। इसी बीच में सारे नाजरीन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तहरीक बकाए उर्दू का ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, इसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में देखें। यूट्यूब चैनल का लिंक भी हमने दिया हुआ है, आज के कमेंट बॉक्स में आप देखें तहरीक बकाए उर्दू से, तो आप उस पर हमारे सारे इंटरव्यूज देख सकते हैं। जी मुराद सर, आपको आवाज अभी आ रही ठीक से? जी 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 बिल्कुल ठीक से आ रही, थैंक यू। सॉरी जी, आप बिल्कुल आप अपनी बात को जारी रखें। जी जी, दूसरा जो है वो मैं अर्ज कर रहा था कि एक कॉलम लिखने वालों को जिस असूल की पासदारी करनी है वो है कि दरोग गोई से परहेज करना है। झूठ जो है ये बिल्कुल भी नहीं चलता। आप जो बात कर रहे हैं वो किसी आर्गुमेंट की बिना पे कर रहे हैं, किसी दलील की बुनियाद पे कर रहे हैं, और अगर आपके पास दलील ही झूठी होगी तो उसके ऊपर कभी भी एक अच्छी इमारत आप तमीर नहीं कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर पहली ईंट बुनियाद की आप टेढ़ी रख देते हैं तो उसके ऊपर बनने वाली तो पूरी दीवार टेढ़ी बन जाती है। पूरी दीवार जब वो टेढ़ी बनती है, अगरचे उस दीवार का ये फायदा होता है टेढ़ी का, ऊपर से उसकी जगह ज्यादा हो जाती है, लेकिन नीचे से वो कम रहती है, वो गिर भी सकती है। तो दरोग गोई से जो है वो खासकर जो है वो हमें इज्तनाब जो है वो बरतना है। यहाँ अरब में यहाँ मैं रहता हूँ, ये इन लोगों का ख्याल ये है कि झूठ वो बोलते हैं जिनके अंदर खौफ होता है या डर होता है। तो जिनके अंदर डर और खौफ नहीं होता है उन्हें झूठ बोलने की जरूरत कभी भी पेश नहीं आनी चाहिए और उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ और भी बोलने पड़ते हैं। तो उन 100 झूठ से बचने के लिए क्या जरूरी है कि पहला झूठ ही ना बोला जाए। जी जी, और झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि हमें हर बार याद रखना होता है कि हमने पहले क्या कहा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वरना फिर आप हर बार नई जगह पे, हाँ, आप नई जगह पे नए इंसान से एक नया झूठ बोल देते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। सच बोलते वक्त आपको याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सच तो एक ही रहेगा। आप एक बार कहें चाहे 1000 बार कहें, वो सच सच रहेगा। झूठ बोलते वक्त कई बार हमें बातों को घुमाना पड़ता है। याददाश्त बहुत, आपने पहले ही कहा कि हमारा हाफजा खराब हो चुका है, और ऐसे में झूठ बोलने की कोशिश हमको और फंसा सकती है। और बहुत अच्छी आपने बात कही मुराद सर की उसूल को जिद ना बनाएं, क्योंकि हम जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना ही हम इस भागते हुए वक्त की रफ्तार के साथ अपने आप को जोड़ कर रहेंगे, जितना हम फ्लेक्सिबल रहेंगे। लेकिन बस एक बहुत बारीक सी लाइन है उसूल और जिद के बीच में, और कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने ज़मीर, अपनी सच्चाई, इन पे आंच नहीं आने देनी है, लेकिन जिद करके भी नहीं बैठ जाना है कि हम तो पिछली 7 पुश्तों से यही करते आए हैं और अगली 7 पुश्तों तक भी ऐसा करेंगे। वक्त के साथ बहें, वक्त के तरीकों को अपनाएं तो बहुत खूबसूरत होगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करना चाह रही थी कि हम तहरीक बकाए उर्दू के प्रोग्राम में हैं इस वक्त, तो ये सवाल पूछना भी मुझे लाजमी लगता है कि उर्दू के कॉलम्स जो हैं पूरी दुनिया में, उर्दू अखबारात और उनमें कॉलम, इनके बारे में आपको कुछ कहना है? क्या चल रहा है? क्या कॉलम को उतनी संजीदगी से लिया जा रहा है उर्दू अखबार में? क्योंकि इंग्लिश में अखबारों को तो बहुत, इंग्लिश के अखबार में कॉलम्स बहुत हाई लेवल के लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और उर्दू के जो इंग्लिश के जो कॉलमिस्ट हैं उनका बड़ा ऊंचा मेयार होता है, उनको उनकी बड़ी रेपुटेशन होती है, उनकी अच्छी खासी
सैलरी आप कह लें या आमदनी जो भी कह लें वो होती है लिखने से, उनका नाम होता है, उनका सेलिब्रिटी स्टेटस होता है। उर्दू में आपको क्या लगता है कितने अखबार हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे कॉलमिस्ट को एक जगह मिली है जिसका वो हकदार होता है, और कैसे कॉलम लिखे जा रहे हैं उर्दू में? जी, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बस्तियां आबाद हैं, उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है, वहाँ पर यकीनन अखबार तो निकलते ही हैं। लेकिन अब अखबारों में भी अखबार भी दो तरह के अब हो गए हैं, जैसे दो तरह के मीडिया हो गए हैं। एक तो प्रिंट मीडिया है, जिसमें जो है वो हमारे अखबार बाकायदा शाये होते हैं, और दूसरा आजकल बहुत से लोग साइबर मीडिया के ऊपर आ गए हैं। तो इंडो पाक में तो बहुत से अखबार जो हैं वो आपके मुल्क में भी मेरे मुल्क में भी बीसियों की तादाद में प्रिंट मीडिया में न्यूज़ पेपर जो हैं वो मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक महजरी अदब की बात है, दूसरे मुल्कों की बात है, जैसे मैं दोहा कतर की बात करूं अगर, तो यहाँ पे एक उर्दू अखबार सियासत के नाम से जो है वो निकलता है। इसके अलावा हमारे अमेरिका से न्यूयॉर्क टाइम है उर्दू में, वो निकलता है। लेकिन कॉलम निगार पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया से मेरे दोस्त तारिक मिर्जा साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों में लिखते हैं। डॉक्टर आरिफ किसाना साहब हैं, जिनका शायद आप इंटरव्यू भी कर चुकी हैं। स्वीडन से हैं, वो भी बाकायदा पाकिस्तानी अखबार में लिखते हैं। लेकिन जहाँ तक महजरी अदब में कॉलम निगारी की बात है, तो इसमें जो कॉलम निगर है वो महदूद हो गए हैं जो साइबर मीडिया है इसके ऊपर, यानी ऑनलाइन अखबारात। तो ऑनलाइन अखबारात जो हैं वो मेरा ख्याल से जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, वहां से कोई ना कोई जरूर ऑनलाइन अखबार निकलता है। लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि जापान से उर्दू नेट नासल्ला का गवा जो है वो निकाल रहे हैं। वो काफी जी कामयाबी के साथ जो है वो चल रहा है। शायद उनके साथ भी आपकी ये फासलाती मुलाकात जो है वो हो चुकी है। तो वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, नासिर साहब भी, डॉक्टर आरिफ बिसाना साहब भी, तारिक मिर्जा साहब भी। तो ये सब राब्ते में रहते हैं हम लोग। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है, ये तो अपने अपने मुल्कों में है, इंडो पाक में, और वहीं से हमें रब्ता करना पड़ता है, वहीं अपने जो कॉलम है उनको भेजने पड़ते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि किस तरह के कॉलम आजकल लिखे जा रहे हैं, तो यकीनन मैंने पहले शुरू में अर्ज किया था कि हमने कॉलम निगारी को महदूद कर दिया है सिर्फ और सिर्फ सियासत तक। उसका फायदा जरूर हुआ कि हमें हालात वाकयात, हालात हाजरा से आगाही होना शुरू हो गई। लेकिन उस फायदे में हमारा नुकसान कितना हुआ ये हम बहुत कम सोचते हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं एक वीक में 5 कॉलम लिखता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें एक फुकाहिया कॉलम लिखता हूँ। एक मेरी कोशिश होती है कि मैं तालीमी कॉलम जो है वो जरूर लिखूं। एक मेरी कोशिश होती है कि जो हालात हाजरा जो भी चल रहा है मुल्क में उसके ऊपर एक कॉलम लिखूं। और एक मेरी कोशिश होती है कि कोई संजीदा कॉलम जरूर लिखा जाए। तो मेरी तो कोशिश होती है कि हर तरह के कॉलम को टच किया जाए। लेकिन मेरे संजीदा कॉलम के अंदर भी मैंने पहले अर्ज किया कि किसी न किसी हद तक जो मेरी अपनी सोच है, जो फकाहिया टच है, वो जरूर उसमें आ जाता है। जी जी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात बताई, और मुझे लगता है कि आपको इसमें महारत हासिल है कॉलम लिखने की वजह से, कि आप कहते हैं प्रिसाइज में अपनी बात को प्रिसाइज्ड वे में बहुत तरीके से तफसील और तरतीब के साथ रखना। ये कॉलम अगर आप लिख रहे हैं और कॉलम लिखना आपको आता है और आप एक अच्छे कॉलम नवीस हैं, तो आपके अंदर ये सारे जो गुण हैं, ये सारे फन, ये हुनर आप में आ जाता है कि आपको कम से कम में अपनी बात तरतीब के साथ, क्योंकि तरतीब एक बहुत बड़ी चीज है, बेतरतीबी से सारी बातें बिखर सकती हैं, तो वो आ जाए। मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगी तहरीक बकाए उर्दू की ओर से। और आज का प्रोग्राम खत्म करने के पहले 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगी। सवाल एक है, लेकिन इस सवाल के 2 अलग अलग पार्ट हैं। एक तो ये कि जो नए लिखने वाले हैं और बिलखुसूस वो कॉलम
नवीस बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? और दूसरा कि हमारी मौजूदा नस्लों के लिए जो उर्दू के जहाँ बस्तियां हैं, जो लोग उर्दू पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन जो अपने बच्चों को उर्दू के अखबारात से दूर रखते हैं, उर्दू से दूर रखते हैं, या बच्चों में या नई नस्ल में उर्दू के लिए कोई मोहब्बत या वैसा जज्बा नहीं है, तो उनके लिए कोई पैगाम आपका कि वो इस जबान को कैसे आगे ले जाएं और किस तरह से पढ़ें लिखें कि अपनी जबान से, अपनी जड़ से, अपनी मिट्टी से वो जुड़े रहें? जी जी, इस सवाल का जो पहला हिस्सा है उसमें तो मैंने पहले भी अर्ज कर दिया है कि नए लिखने वालों के लिए मुताला बहुत जरूरी है। स्टडी करना जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक वो इल्म हासिल नहीं करेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, जब तक मुताला नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो अच्छा लिख नहीं सकेंगे, अच्छे लखारी नहीं बन सकेंगे, अच्छे कॉलमिस्ट नहीं बन सकेंगे। दूसरी बात कि हम बच्चों को, स्पेशली वो लोग जो कि देश से बाहर हैं, विदेश में रहते हैं, कि वो अपने बच्चों को किस तरह से जोड़ के रखें कि वो उर्दू के साथ जुड़े रहें। तो इसके लिए सबसे पहली बात वो ये है कि हमें खुद मिसाल बनना है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल अर्ज करता चलूँ अगर टाइम हो तो। मैं जब पिछले साल पाकिस्तान गया, बल्कि 2 साल पहले मैं पाकिस्तान गया, तो मेरे शहर में एक बुक एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो मैं अपने बेटे को साथ ले गया, जो अभी टीनेज में नहीं गया। इंशाल्लाह 25 दिसंबर को वो टीनेज में चला जाएगा, तो वो भी मेरे साथ था। तो जब हम स्टॉल पे पहुंचे तो मुझे मेरे मेरे बेटे ने इशारा किया कि पापा ये देखें, ये हकायत सादी पड़ी हुई है, ये बोस्तान सादी पड़ी हुई है, ये तफहीमुल कुरान पड़ी हुई है। इसी तरह से बहुत सी किताबों के नाम जो है वो उन्होंने दिए। तो जो बुक स्टॉल का, इवन दो कि अर्रहीकुल मखतूम, उसका तज़किरा भी उसने किया कि ये देखें अर्रहीकुल मखतूम भी पड़ी हुई है। तो वो बुक स्टॉल का जो ऑनर था वो मुझसे पूछता है कि सर, क्या इस बच्चे ने सारी किताबें पढ़ी हैं? तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं क्या है, बात है! इसने किताबें नहीं पढ़ी हुई। लेकिन मसला ये है कि ये सारी किताबें मेरे घर में मौजूद हैं और ये अक्सर देखता है, तो वो मेरी वाकिफ है शेल्फ में उनसे। पड़ी हुई किताबों को देखता है। तो उसको पूरे नाम याद है कि ये किताब यहाँ पढ़ी, ये क्या किताब बात पढ़ी, है! ये किताब पढ़ी है। तो उस आदमी ने इस बात से मुतअस्सर होकर मुझे कहा कि सर, ये बच्चा जितनी किताबें लेना चाहता है ये ले ले, मैं 50% डिस्काउंट इसको दे दूंगा। तो अगर मेरे क्या घर बात में है! किताब ही कोई नहीं पढ़ी हुई तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा मैं? दूसरा क्या अलमिया बात है! सबसे बड़ा हमारे साथ ये है, दूसरा अलमिया हमारे साथ सबसे बड़ा ये है कि हम 1 लाख का अपने बच्चे को मोबाइल लेके दे देते हैं, लेकिन 1,000 की किताब नहीं लेके देते। क्या बात है! राइट? चले बहुत ना लेके दें, बहुत सोचने वाली लेकिन बात आप, है, बिल्कुल। जी, अभी तो पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ आ गया है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जामे जम हमारे हाथ में है, तो आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप पीडीएफ फाइल निकालें कोई भी, निकालने के बाद जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है, जिसमें इसकी तरजीह है, जिस जिस तरफ उस बच्चे का रुझान है, भले वो कंप्यूटर से मुतल्लिका ही क्यों ना हो, उर्दू में सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, आप उसको खोलें। खोलने के बाद उस बच्चे को दें, कहें कि ये 2-3 सफ़हात आपने मुझे पढ़ के सुनाने हैं। ना सुनाए कोई बात नहीं, आप बच्चे को टैब के ऊपर ओपन कर दें और कहें कि इस किताब को पढ़ो, और जो आपका इंटरेस्ट है आप उसी को इसमें से पढ़ने के बाद वो मेरे साथ शेयर करो। हमारा अलमिया क्या है, मसला क्या है कि हम समझते हैं कि एक किताब है जो कि 200 सफ़हात की है, 300 सफ़हात की है, हमने पेज 1 से लेके पेज 300 तक पढ़ना है उसको। ऐसा नहीं है, क्योंकि जमाना बहुत तेजी के साथ चल रहा है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। तो हमें 300 सफ़हात को नहीं पढ़ना, बल्कि उस किताब में से जो आपके इंटरेस्ट के सफ़हात हैं आप उसको पढ़ते जाएं। उसको पढ़ने के बाद आप उसके नोट लेते जाएं, और जब वो आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि अच्छा खासा मवाद आपके पास जमा हो जाएगा। तो लिहाजा हमें क्या अपने बात! बच्चों को अपने साथ लेके चलना है, उसकी उंगली पकड़ के चलना है, उसको बताना है कि आपने इसे पढ़ना है, इसे छोड़ना है। और हम तो इस बात में फख्र और ऑनर फील करते हैं कि जी मेरा बच्चा कंप्यूटर बहुत जानता है, जी मेरे बच्चे को फला फला कंप्यूटर की सारी बातें आती हैं। और मेरा बच्चा जो है वो फर फर अंग्रेजी में बात करता है। अंग्रेजी सीखना बुरी बात नहीं है,
لیکن اسے ایک زبان کے طور پر لیا جائے جو ہماری اپنی زبان ہے. ہم اس سے جان کیوں چھڑا رہے ہیں؟ ہمارے اندر کمپلیکس کیوں پیدا ہو گیا ہے کہ جو اردو بولنے والا ہے وہ ولگر ہے، اردو بولنے والا جو ہے وہ پینڈو ہے، اردو بولنے والا جو ہے وہ انسیولائزڈ ہے، اردو بولنے والا بہت پیچھے ہے، وہ اس کی تو جی وہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہاں جو انگلش میں بات کرتا ہے کیا بات ہے جی، اس کی کیا بات ہے جی. تو انگلش کو اس حد تک آپ لیں کہ آپ نے گزارا کرنا ہے، زندگی میں چلنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں. لیکن کیا اپنے بات ہے. بچوں کو اپنے مادری زبان سے دور نہ کریں اور اپنے بچوں کو اردو سے دور نہ کریں. اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. اس کو بس زبان کے طور پہ لیا جائے انگریزی کو، لیکن چونکہ ہمارا تعلق اردو بولنے والوں سے ہے تو ہمیں ضرور اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے اپنے تعارف سے پہلے آپ کا شکریہ ادا اس لیے کیا تھا کہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں، جو شب و روز جو آپ اپنی محنت شاقہ سے لوگوں کو اردو کی طرف راغب کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا سے جتنے بھی لکھنے والے ہیں اردو میں، وہ چاہے شاعر ہو، وہ افسانہ نگار ہوں، کالم نگار ہوں، ناول نگار ہوں، تو کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہو، جب وہ اردو میں بات کرتے ہیں تو یہ خدمت ہے آپ کی. جتنے لوگ بھی سنیں گے وہ کچھ نہ کچھ تو اس سے حاصل کریں گے نا جی. اگر کوئی بچہ بے سن رہا شک. ہے، میرا بچہ سن رہا ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور نکالے گا، اور کچھ نہیں تو ان کی سماعتوں سے اردو بولنے والوں کی آواز ضرور کندھے شیریں کی طرح رس کو لے گی. بے شک. بہت بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اور یہ کمال کی بات تھی کہ اس چھوٹے سے بچے کو اتنی کتابوں کے نام پتا تھے، اور آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے جو سچائی بیان کی کہ چونکہ گھر میں ساری کتابیں ہیں تو وہ کتابوں کو دیکھ رہا ہے، ان سے واقف ہے، ان کے ناموں سے واقف ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو کم سے کم یہ دکھائیں کہ ان کے پاس کتنی قیمتی چیزیں ہیں، تب جا کے کہیں ان کی وہ اہمیت سمجھیں گے، انہیں سنبھالنا سیکھیں گے. اور کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کھلے ہوئے پھولوں کے باغیچے سے گزر بھی جائیں تو خوشبو آپ کو مل جاتی ہے. گزرنا بہت پڑے گا آپ خوبصورت، کو اور سمجھنا پڑے گا بہت کہ خوبصورت. کس راستے سے آپ کو گزرنا ہے. اور سر اسی مہم کو ہم نے ایک تحریک کے طور پہ چلایا ہوا ہے کہ اردو کی جہاں جہاں بستیاں ہیں وہاں تک تو ہم پہنچے ہی، لیکن جہاں ابھی وہ خوشبو نہیں پہنچی ہے وہاں بھی ہم اس خوشبو کو پہنچائیں اور بتائیں کہ ہمارے پاس اتنی خوبصورت ایک زبان ہے جو نہ صرف سارے جسے کہتے ہیں کہ اظہار کا طریقہ ہمیں سکھاتی ہے، سلیقہ سکھاتی ہے، بلکہ ہم چاہیں تو بہت آگے لے جا سکتے ہیں اس زبان کو اور اس بے زبان کے شک ذریعے بے اپنے شک. آپ کو. اور اس میں ہمارے تحریک بقائے اردو کے اس پروگرام کے علاوہ یہ سارے انٹرویوز جو ہم کرتے ہیں روزانہ اس کو ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے. اور ایک ساتھ وہی ہے کہ باغیچے سے گزرنے کا احساس ہو کہ ایک کے بعد ایک بہترین انٹرویوز آپ کو سنائی دیں، اور اتنی اچھی باتیں کہ کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہ ہی جائے گا. اور یوٹیوب چینل کا لنک ہم نے اپنے کمنٹ باکس میں ڈال دیا ہے، آپ اس لنک پہ جا کے بہت سارے تقریباً 200 سے زیادہ اب تک ہمارے انٹرویوز ہو چکے ہیں، تو اس کو سن سکتے ہیں. فی الحال آج کے لیے بہت بہت شکریہ جناب مراد علی شاہد صاحب اتنی خوبصورت بات چیت کے لیے. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. تھوڑی سی ہمیں تاخیر ہوئی تھی شروعات میں، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہے، ہماری حوصلہ افزائی کی. کل شام آپ سے ہماری ملاقات ہوگی. کل شام کے پروگرام کو لے کے تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو. فی الحال اپنا دھیان رکھیے اور اپنے نئے مہمان کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہماری ہوگی. اپنا دھیان رکھیے، اپنے اپنوں کا دھیان رکھیے. اردو لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، اردو سے محبت کرتے رہیے، کیونکہ یہ زبان ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہے. ہم بہت جلدی آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.